हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में संजय राउत ने यह कहा है कि शिवसेना में अब उर्मिला मातोंडकर शामिल होंगी। कल वो पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से करारी हार उनकी लोकसभा चुनाव में हुई थी और उसके बाद उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। 2019 में जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर हारी थी, उसके बाद उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधेरे में नजर आ रहा था। लेकिन अब शिवसेना का जब उन्होंने दामन थामा है तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आखिर जिस तरीके से शिवसेना ने उर्मिला मातोंडकर को मौका दिया है, किन वजहों से उनको मौका दिया गया है? सबसे बड़ी वजह जो है वो संजय राउत और कंगना रनावत की जब टकरार चल रही थी, उस वक्त संजय राउत के समर्थन में उर्मिला मातोंडकर उतरी थी। बल्कि कांग्रेस के बाकी जो लीडर हैं, इसके साथ ही एनसीपी इस पर नरम पड़ी हुई थी, वो सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही थी। इसके साथ ही शरद पवार ने जिस तरीके से बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने पलटी मार ली, लेकिन पहले सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन उस वक्त उर्मिला मातोंडकर संजय राउत के समर्थन में थी और कंगना रनावत पर कई बड़े हमले उनके तरफ से किए गए थे। अब ये बात अलग है कि कंगना रनावत पर अगर कोई हमला करता है तो पलटवार तो वो जरूर करती है, जिसके बाद उर्मिला मातोंडकर पर कंगना रनावत ने भी कई बड़े हमले किए थे। अब इसी वजह से संजय राउत उनको शिवसेना में शामिल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो शिवसेना मौका दे रही है उर्मिला मातोंडकर को, क्या भारी गलती कर रही है या फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं क्या गलतियां शिवसेना कर रही है जो कांग्रेस ने की है। वैसे अगर हम बात करें तो शिवसेना में कोई भी जो नेता है उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में शिवसेना पूरी तरीके से खत्म है और इसे देखते हुए अगर वहां पर कोई शामिल हो रहा है तो उसका भविष्य क्या होगा वो तो साफ पता चलता है। लेकिन जो पहले से इस तरीके से हारा हो और सबसे ज्यादा फोटो से वो हारा हो, इस तरीके से लाखों का जो मार्जिन था, उसके बाद अब उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना में शामिल करना सिर्फ इस वजह से कि वो कंगना रनावत पर हमलावर रही हैं, इस वजह से उनको पार्टी में शामिल करके और कुछ ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना जिस पर कांग्रेस ने ही दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी वोटर हैं, जो इंग्लिश वोटर हैं, उनको लुभाने की तैयारी शिवसेना ने की है, जो कांग्रेस ने की थी। इसके साथ ही मराठी जो वोटर हैं उनको भी लुभाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर को मराठी अच्छे से आती है और वो महाराष्ट्र से हैं, तो इस सब का फायदा शिवसेना उठाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने भी यही गलती की थी। और इसके साथ जो बड़ी बात है, उर्मिला मातोंडकर के जो पति हैं वो मुस्लिम हैं और इसीलिए शिवसेना चाहती है कि कश्मीरी मुसलमान होने के नाते से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो शिवसेना को मिलेगा। यही वोट बैंक साधने के चक्कर में उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को शामिल किया है। ये जो सारी चीजें हैं ये सेकेंडरी हैं। सबसे पहली जो बात है वो कंगना रनावत पर हमला करने के बाद की बात है, क्योंकि संजय राउत को उससे ज्यादा खुशी नहीं मिली थी। बड़े बड़े जो कांग्रेस में लीडर हैं वो किस तरीके से हार का सामना कर रहे हैं और उर्मिला मातोंडकर, जिनको ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि महाराष्ट्र में वो थोड़ा बदलाव लेकर आएंगी और पूरी उम्मीद थी कांग्रेस को, और इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि उर्मिला मातोंडकर भारी मतों से जीतने वाली हैं, लेकिन बिल्कुल ही उलट हुआ। भारी मतों से वो हारी थी और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। और उसके बाद अगर शिवसेना उनको शामिल कर रही हो और इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है कि हिंदी वोटर, इंग्लिश वोटर और इसके साथ ही जो मुसलमान वोटर हैं उन तक भी वो पहुंच सकती है, तो ये भारी गलती कांग्रेस की ही शिवसेना कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सोनिया सेना शिवसेना बन चुकी है। अगर वो यहाँ पर आती हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारी चीजें वही हैं, बस पार्टी का नाम उन्होंने चेंज किया है। कांग्रेस पार्टी से वो सोनिया सेना में आ चुकी हैं और इसी पर लोग कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही भी और भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो देखे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब कंगना रनावत ने संजय राउत के बारे में इस तरीके की बातचीत की थी और ड्रग्स की बातचीत कंगना रनावत ने की थी, बॉलीवुड के सपोर्ट में उर्मिला मातोंडकर ने कहा था कि पूरा देश ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है। क्या कंगना को पता है कि हिमाचल में ड्रग्स कहां से आता है? उन्हें अपने गृह राज्य से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही कई चीज़ें उनकी तरफ से की गई थी। कहा गया था, पीओके को लेकर भी बयानबाजी की गई थी, जिस पर कंगना रनावत ने बहुत बड़े बड़े हमले किए थे उर्मिला मातोंडकर पर। मुंहतोड़ जवाब कंगना रनावत ने दिया था। इसके साथ ही ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस उर्मिला मातोंडकर को विधान परिषद के लिए नामित कर सकती है, लेकिन मुंबई के कांग्रेस नेताओं से मतभेद के चलते खुद उर्मिला इसके लिए इच्छुक नहीं हुई।
जब सीएम उद्धव ठाकरे ने उनसे इस बाबत बात की तो वो तैयार हो गई। शिवसेना के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने भी कोई एतराज नहीं किया है। इस कदम के बचाव में शिवसेना ने कहा है कि उर्मिला कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी हैं। स्वयं कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सामंत ने भी इस पर कहा है कि उर्मिला पिछले साल पार्टी छोड़ चुकी हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें तब सामने आई कि कांग्रेस में वो जिस तरीके से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पर जो नेता हैं अशोक चौहान और तमाम ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि ज़मीन पर जिस तरीके से कांग्रेस की भारी करारी हार हुई है उसमें थोड़ा बदलाव आए और वहां पर कांग्रेस के पक्ष में थोड़े वोट पड़े। अब इसको लेकर वो लगातार सरकार पर भी हमलावर रहे हैं और उन नेताओं पर भी रहे जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है। और उर्मिला मातोंडकर जब इस तरीके से हारती हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी में रहें जिसके अंदर उनकी कला थी और कई नेताओं से उनके मतभेद थे, जिसके चलते अब वो शिवसेना में शामिल हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने ये प्रस्ताव उनको दिया है। अब इस सब पूरे मामले में शिवसेना में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की भी किरकिरी हो रही है उर्मिला मातोंडकर को लेकर। लेकिन जिस तरीके से इस पर बयानबाजी हो रही है और जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है इस पर हम बात करेंगे। कई लोगों को ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस मामले में, क्योंकि वो सोनिया सेना में उन्होंने सोनिया ज्वाइन किया है और पहले वो कांग्रेस थी, तो बिल्कुल वही सेम टू सेम है। इसी के साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि अब वो फिर से 4 लाख वोटों से हारेंगी। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या पार्टी में जोकर्स की कमी थी। संजय राउत से ये सवाल पूछा गया है जब संजय राउत ने इस बात का ऐलान किया कि कल वो पार्टी में शामिल हो सकती है। इसी के साथ लोगों का ये कहना है कि इतना ज़्यादा मिलान हो गया है कि अब कार्यकर्ता भी एक हो रहे हैं सोनिया सेना के। इसी के साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हारे हुए लोग हैं अब वही पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। इसी के साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उर्मिला मातोंडकर को लेकर कुछ उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उस पर टिप्पणी की जा रही हैं और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शिवसेना जिस लालच में है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यही लालच कांग्रेस ने भी दिखाई थी कि मुस्लिम वोटरों तक भी वो पहुंच सकती हैं, हिंदी वोटरों तक भी पहुंच सकती है, इंग्लिश वोटरों तक भी वो पहुंच सकती है और मराठी लोगों को भी वो अच्छे से लुभा सकती हैं। लेकिन हर जितने भी फैक्टर लागू हो रहे थे, जो सपने कांग्रेस ने देखे थे, उन सब पर पानी फेरते हुए बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से उर्मिला मातोंडकर हारी थी। अब वही शिवसेना के साथ होने वाला है और इसीलिए इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगातार संजय राउत पर फप्तियां कसी जा रही है क्योंकि संजय राउत ने इस बात का ऐलान किया है और संजय राउत ने ही ये सलाह उद्धव ठाकरे को दी है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि कंगना रनावत पर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी और संजय राउत के पक्ष में वो खड़ी रही और कांग्रेस में उनका जब कोई भविष्य, कोई फ्यूचर उनको नहीं दिखाई दे रहा था तो अब उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। वैसे उर्मिला मातोंडकर नहीं, इससे पहले मौसम को बदलता देख प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शिवसेना का दामन थाम लिया था, लेकिन क्या फर्क पड़ा। आज शिवसेना भी सोनिया सेना बन चुकी है, सरकार वहां पर कांग्रेस ही चला रही है, सोनिया गांधी और शरद पवार ही चला रहे हैं, तो कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना ही किसी और पार्टियों को नुकसान होने वाला है। बल्कि अगर उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल होती हैं तो इससे फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो उर्मिला मातोंडकर को जिस तरीके से, जिस कदर चाहती है, वो तो देखने को मिल गया लोकसभा के चुनाव में। 2019 में ही साफ पता चल गया था कि लोग उनको महाराष्ट्र में नहीं देखना चाहते, क्योंकि एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने इससे पहले जनता के भलाई में कोई काम नहीं किए हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जो या एक्टर हैं जिन्होंने पहले कोई भी भलाई के काम नहीं किए हैं, बल्कि इंडस्ट्री में जो ग्लैमर्स रहा है उसको दिखाकर वो ज़मीन पर उतरते हैं और उसके बाद भी कोई काम जनता के लिए नहीं करते हैं। कई सारे उदाहरण बीजेपी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं, बाकी और भी पार्टियों में हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखें तो उर्मिला मातोंडकर इस समय नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की है और मराठी मानुस की जो बात कर रही थी, राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए थे, कई तारीफों के पुल बांधे थे, जिसके बाद उनको टिकट मिला था। लेकिन उसके बाद कोई भी, जब उनकी करारी हार हुई उसके बाद जितनी भी तारीफें थी या जितने भी उनके बयान थे आला कमान को लेकर, सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। वैसे ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी नज़दीकियाँ बहुत करीबी हैं
और इसलिए कई बार उन्होंने जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस के, उन पे निशाना भी साधा है। कई बार बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथे लिया, लेकिन उस सब का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो हार और जीत होती है वो जनता तय करती है। और एक बार अगर आपको जनता नापसंद कर देती है तो उसके बाद आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जनता ही यहाँ पर जज है। जनता ही आपको जज करती है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, या आप किस तरीके के बयानबाजी या किसकी विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो चाटुकारिता और चापलूसी की अगर हम बात करें, तो अलका लामा ने जिस तरीके से चाटुकारिता और चापलूसी करके आला कमान के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई थी, सेम उसी राह पर उर्मिला मातोंडकर भी थी कि वहाँ पर वो जगह बना सकती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो नेता थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे, और उनके विरोध के कारण ही मतभेद था, और मतभेद के कारण अब वो शिवसेना में शामिल हो रही हैं। और ये प्रस्ताव जो दिया है वो उद्धव ठाकरे ने दिया है। तो शिवसेना का भविष्य क्या है, और इसके साथ उर्मिला मातोंडकर का क्या भविष्य है, और एक हारा हुआ व्यक्ति अब एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहा है जिसका कोई भी भविष्य नहीं है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। और वैसे महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि 2-3 महीने के अंदर ही सरकार गिर सकती है, बीजेपी इसका दावा भी कर रही है, तो ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में आगे क्या होता है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।